हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारत में विदेशी कंपनी का आगमन दू। ठीक है, तो ये है जो है ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट भी आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें जिसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हमने डच। ठीक है, यह एक पुर्तगालों के बाद जो है डच आते हैं, तो डचों के बारे में देखें। तो सबसे पहले 1596 ईस्वी में कार्नेलिस दी हस्तमान जो है सुमात्रा द्वीप पहुंचता है। ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो कि दक्षिण जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उसका अंतिम जो छोर है वहाँ से होते हुए यह जहाज़ के द्वारा सुमात्रा द्वीप तक पहुँचता है। ठीक है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, वो भी राजाज्ञा से, अर्थात राजा के द्वारा बनाई जाती है। प्राइवेट नहीं होती है, यह सरकारी एक प्रकार की सरकारी कंपनी होती है। 1619 में जकार्ता को जीता जाता है इनके द्वारा, डचों के द्वारा। ठीक है, जकार्ता जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में एक द्वीप है, तो वहाँ पे जकार्ता पे इन्होंने कब्जा कर लिया और बेटेविया नगर बसाया। जकार्ता चूंकि खंडहर हो चुका होता है, तो खंडहर को इन्होंने तोड़कर बेटेविया नगर की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1641 में ये मलक्का को जीत लेते हैं। 1658 में इन्होंने श्रीलंका पे भी अधिकार कर लेता है, श्रीलंका को पूरा इनके अंदर का कैप्चर हो जाता है। सूती वस्त्र, भारत में जो मालाबार तट पे यहाँ पे इनका जो केंद्र रहता है, वहाँ से सूती वस्त्र खरीद के जो दक्षिण पूर्वी के देश होते हैं, मलाया प्रायद्वीप जो कहलाता है, तो वहाँ पे ये मसाला क्षेत्र में सूती वस्त्र को बेचते हैं। ठीक है, और वहाँ से मसाला को खरीद के, चूंकि सूती वस्त्र के बदले जो पैसे आते हैं, तो उससे मसाला खरीद के ये यूरोप में ले जाके बेचते हैं। तो इस प्रकार इनका व्यापार चलता है, जो काफ़ी फायदेमंद भी होता है। ठीक है, 1605 ईस्वी में वांडे हेगन ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई। इनके जो एक गवर्नर होते हैं, डच गवर्नर, तो वो वांडे हेगन ने मसूलीपट्टनम में सबसे पहले फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, 1610 ईस्वी में पुलिकट, जिसे ये गैलरिया भी कहते हैं, जो कि बाद में मुख्य केंद्र बन जाता है, तो वहाँ पे भी एक फैक्ट्री बनाते हैं। और उसी जगह पे ये इनका जो स्वर्ण सिक्का रहता है, जिसे पेगोड़ा भी कहा जाता है, वो ढालने का इनका एक केंद्र भी हो जाता है। ठीक है, पुलिकट। आगे चर्चा करें इनकी अन्य बस्तियों के बारे में चर्चा करें अगर डचों की, तो सूरत, आगरा, ढाका, पिपली, पटना, चिंसूरा, कोचीन, बंगाल के अंतर्गत ही 3 जगहों पे, चिंसूरा, कासिम बाजार और पिपली, ये पिपली भी बंगाल के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी इनकी विभिन्न अन्य बस्तियां रहती है। यहाँ पे एक बात की हम चर्चा करें कि जो बस्ती, फैक्ट्री या कारखाना जो चीज़ हैं, ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जहाँ पे इनका व्यापारिक केंद्र होता है, ये वहीं पे बस जाते हैं एक जगह पे ही, और वहीं से व्यापार का अपना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो बस्ती, कारखाना या फैक्ट्री है, ये एक ही चीज़ होती है। फैक्ट्री, अगर जो फैक्ट्री का प्रमुख होता था या जो कि व्यापारिक केंद्र का जो प्रमुख हुआ करता था, उसे ये लोग फैक्टर कहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो, एक मिनट है ना, बाद में चल के यहाँ पे 1922 ईस्वी में कार्टल आधारित सहकारी बाजार व्यवस्था, जिस प्रकार हमने कार्टल व्यवस्था की चर्चा की थी पुर्तगालियों के समय, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देखें। तो वहाँ पे कार्टेज क्या होता था कि पुर्तगालियों के समय में, पुर्तगाली चूंकि ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा पूरे समुद्र पे नियंत्रण कर लिया था उन्होंने व्यापारिक मार्गों पे, तो वहाँ से अगर गुजरता है कोई दूसरा जहाज़, तो उसे जो है पुर्तगालियों से अनुमति प्राप्त करनी होती थी, जिसके बदले वे कुछ धन लेते थे। तो यहाँ पे इन्होंने भी कार्टल आधारित सहकारी बाजार व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, तो कार्टल में अगर किसी को इनके साथ व्यापार करना हो तो कुछ धन आदि इनके साथ में शेयर करना पड़ता था। तो इस प्रकार इन्होंने व्यवस्था प्रारंभ की थी। 1759 में बेदरा की लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेजों से ये पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डच होते हैं भारतीय भूमि को छोड़ के काफ़ी चले भी जाते हैं। उनका जो बढ़ते रहता है, इनका जो क्षेत्र वो रुक जाता है एक प्रकार से। ठीक है, इन्होंने अगर प्रमुख विशेषताएं देखें कि डच के आगमन के भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वस्त्र को निर्यात की इन्होंने प्रमुख वस्तु बना दी, जो कि वस्त्र भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे, परंतु यहाँ पे खपत भी होती थी। परंतु जब इन्होंने वस्त्रों को मलाया प्रायद्वीप या दक्षिण पूर्व एशिया वाले जो द्वीप हैं, वहाँ पे अगर इन्होंने जो बेचना प्रारंभ किया, यहाँ पे हमने जो चर्चा की थी कि सूती वस्त्र को ये मलाया द्वीप में ले जाके वहाँ से मसाला खरीदते थे। ठीक है, और मसाला को यूरोप में ले जाके बेचते थे। तो इनके द्वारा जो सूती वस्त्र का यहाँ से निर्यात किया जाता है, उसके द्वारा भारतीय सूती वस्त्र की अन्य क्षेत्रों में काफ़ी मांग भी बढ़ जाती है। तो ये इनका प्रमुख प्रभाव रहता है। ठीक है, आगे देखें अंग्रेजों के बारे में चर्चा करें तो अंग्रेज जो है
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम इसके राजाज्ञा के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, ठीक है, इंग्लैंड में। इस कंपनी का पूरा नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये कंपनी का पूरा नाम है, एक बार और देख लीजिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस प्रकार ये कंपनी का पूरा नाम होता है, परंतु इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी प्रचलित नाम है इसका। इस कंपनी का जो शासन प्रशासन होता है वो 24 सदस्यों की बोर्डों को द्वारा संचालन किया जाता है, ठीक है, जो कि इसके जो शेयर होल्डर रहते हैं, जो इसके सहभागी रहते हैं, जिसमें एलिजाबेथ प्रथम महारानी का भी एक बहुत बड़ा भागीदारी रहती है, ठीक है। तो ये सदस्य जो है इन्हीं के बीच से चुना जाता है, इनके जो शेयर होल्डर रहते हैं इन्हीं के बीच से इसका सदस्यों का चुनाव होता है। 1608 ईस्वी में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जो कि राज दरबार जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। यह जो जेम्स प्रथम का दूत बन के आता है, ठीक है, जेम्स प्रथम जो कि उस समय 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का महाराज होते हैं, तो उनका दूत बन के ये जहांगीर के दरबार में आता है और अकबर के नाम से एक पत्र लेके आते हैं, ठीक है। 1613 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाई अंग्रेजों ने। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार और देख लें कि जो फैक्ट्री, बस्ती या कारखाना जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है। तो ये जो व्यापारिक केंद्र होते थे उन्हें ही फैक्ट्री या उन्हें ही बस्ती कहा जाता था। तो ये 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाया जाता है, ठीक है। 1612 ईस्वी में जो है कैप्टन विस्ट व मिडलटन द्वारा स्वावली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है। यहाँ पे जो पुर्तगाली जो कि बहुत पहले ही आके बस चुके थे, इनके आने के भी बहुत पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत भूमि पे पहुँच चुके थे। तो जो है पुर्तगाली काफ़ी इनका प्रतिरोध कर रहे थे, क्योंकि इन्हें व्यापारिक जो कंपनियाँ होती थी विदेशों की, वो अपने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस समय संघर्ष कर रही थी। तो अंग्रेज जो कि एक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरते हैं पुर्तगालियों के, इसलिए ये पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देखें तो जो 1639 में है फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की जाती है, ठीक है। ये एक प्रकार का किला होता है इनका, जिसके अंदर एक व्यापारिक केंद्र भी पाया जाता है, जहाँ पे बस्ती भी या ये लोग निवास भी करते हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पे एक किले का निर्माण करते हैं। 1668 ईस्वी में बम्बई इनको मिल चुका है। बम्बई कैसे मिला? पुर्तगाल के जो पहले तो ये पुर्तगालियों के अंडर में ही था, ठीक है, बम्बई। लेकिन पुर्तगाली जो राजकुमारी होती है उसका विवाह इंग्लैंड के राजकुमार के साथ हो जाता है। तो जिससे जो मुंबई द्वीप है उसे दहेज में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया जाता है, जो कि इंग्लैंड का राजकुमार इस कंपनी को कुछ रकम के बदले इन्हें दे देता है, ठीक है, कंपनी को। तो ये अंग्रेजी कंपनी को बम्बई पूरी की पूरी बम्बई द्वीप मिल जाती है। इसका अगर वास्तविक संस्थापक देखें बम्बई का, तो गेराल्ड अंगियार है। चूंकि बम्बई नगर पहले एक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह हुआ करता था, जहाँ पे अगर धीरे धीरे व्यापारिक कोठियाँ बढ़ाना या नगरीकरण को बढ़ाना, तो ये जो है गेराल्ड अंगियार के द्वारा काफ़ी किया जाता है कार्य इसके प्रति। 1698 इन्होंने सूतानाती कालिकाता गोविंदपुरी, अभी वर्तमान हम जो कलकत्ता जानते हैं कलकत्ता, तो ये वही चीज़ें हैं, सूतानाती कालिकाता गोविंदपुरा, इनको मिला के ही कलकत्ता बनाया जाता है। तो ये शाह अजीमुद्दौला द्वारा ये प्राप्त करते हैं इसकी ज़मींदारी, ठीक है। अंग्रेज़ों को ये शाह अजीमुद्दौला होता है, ये सूतानाती कालिकाता और गोविंदपुरा की ज़मींदारी दे देता है। कलकत्ता को जो आगे बढ़ाता है वो है जॉब चर्नाक। हमने यहाँ पे देखा कि जो मुंबई का जो वास्तविक संस्थापक है गेराल्ड अंगियार रहता है, परंतु अगर कलकत्ता के मामले में देखें तो कलकत्ता को जो व्यापारिक केंद्र बनाता है वो था जॉब चर्नाक, ठीक है। 1698 में इंग्लैंड में न्यू कंपनी गठित होती है। चूंकि यहाँ पे देखा जाता है कि जो पहले कंपनी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारत में काफ़ी व्यापार करके काफ़ी लाभ कमाती रहती है। तो विभिन्न वहाँ पे व्यापारिक जो संगठन होते हैं इंग्लैंड के, वे भी अपने अपने कंपनियाँ बनाने के विचार में, ठीक है, शासक से मिलते हैं। तो 1698 में इंग्लैंड में एक नई कंपनी गठित की जाती है जो कि भारत में आके व्यापार करना चाहती है, परंतु इसे भारत में व्यापारिक सफलता नहीं मिलती, जिस कारण यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे क्रोधित हो जाती है। परंतु जो 1702 ईस्वी में है, 1702 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस कंपनी का समझौता हो जाता है, न्यू इंडिया कंपनी का, ठीक है। और जो समझौता होने के बाद जो नई कंपनी बनती है, दोनों का संगठन हो जाता है एक में, द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग
टू द ईस्ट इंडिया, ये एक नई कंपनी के रूप में उभरता है। ठीक है, दोनों कंपनियों के मिलने से। वैसे हम इसे जानते ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही हैं, परंतु यह इसका वास्तविक नाम होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, किस चीज़ के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले हमने डचों के बारे में देखा। ठीक है, डचों के बाद हमने देखा उनके अंग्रेज़ों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।